10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम अभी शुरू हो रही है, तो बच्चे पूछ रहे थे कि हमें कुछ मार्गदर्शन चाहिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसके ज़रिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सके और सभी को इसका मार्गदर्शन मिले। तो मित्रों, जो परीक्षा होती है, बहुत बार बच्चों को उसका एक डर लगा हुआ रहता है। तो जो परीक्षा है वो हमें अगले वर्ग में जाने के लिए मदद करती है, और जो हमें आगे जाने के लिए मदद करता है उसे हम लोग मित्र कहते हैं। तो परीक्षा एक दृष्टिकोण से हमारे मित्र बनती है, तो इसलिए मित्र से डरना क्यों। और ये परीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे जीवन में, क्योंकि देखिए हम लोग एक साल पूरा प्रिपरेशन करते हैं और फिर 3 घंटे में हमारी परीक्षा होती है, और जो एक साल में हमने संपूर्ण पढ़ा हुआ है उसको हमें प्रस्तुत करना होता है। इसलिए ये 3 घंटा हमारे लिए जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो मायना रखता है। इसलिए मैं आपको 2 चीज़ों के बारे में मार्गदर्शन करने वाला हूँ। संपूर्ण परीक्षा समय में आपको किस प्रकार से आपका जीवन शैली रखना है, और परीक्षा के हॉल में जब आप बैठते हैं उस समय आपका बर्ताव क्या होना चाहिए। तो दोनों में मैं 7 मुद्दे आपको बताने वाला हूं। अगर आप इन मुद्दों के ऊपर गौर करेंगे और इसका अमल अपने जीवन में करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होने के लिए इसका सहायता मिलेगी। सबसे पहले, संपूर्ण परीक्षा काल में आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला मुद्दा इसमें है कि आपको जो है वो 6 से 7 घंटा नींद लेना आवश्यक है। बहुत बार बच्चे ये सोचते हैं कि मैं कम नींद लूँगा तो मैं ज़्यादा पढ़ाई कर सकता हूँ, रिवीजन कर सकता हूँ। लेकिन आप अगर नींद नहीं लेंगे ठीक से तो आप वो फ्रेशनेस का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको 6 से 7 घंटा नींद लेना बहुत आवश्यक है। दूसरा मुद्दा यह है कि जब आपका पेपर समझो 11 बजे है, तो उसके पहले बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं है आपको। अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खा के जाते हैं तो बहुत एनर्जी हमारी डाइजेशन में चली जाती है और हम सुस्त महसूस करते हैं, कभी हमें नींद आने जैसा लगता है। तो इसलिए जब भी हमको पेपर लिखने के लिए जाना है तो थोड़ा कम खा के हमें जाना है। आने के बाद हम लोग वापस भरपेट जो है वो खा सकते हैं। कई बार बच्चों का एग्जाम्स जो है वो अलग अलग सेंटर्स में आता है, अलग अलग केंद्र होते हैं। दूसरे स्कूल में एग्जाम के लिए जाना पड़ता है, दूसरे कॉलेज में एग्जाम के लिए जाना होता है, और वो हमें जो है वो ठीक से पता नहीं होता है। तो एग्जाम के पहले दिन ही वहाँ पे अगर आप जाके आएंगे और आपका केंद्र कहाँ पर है इसकी जानकारी रखेंगे तो एग्जाम के दिन आपको वो जो है वो परेशानी नहीं रहेगी। यह हो गया तीसरा मुद्दा। चौथा मुद्दा है कि परीक्षा लिखने के लिए, पेपर लिखने के लिए कभी भी नया पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चे सोचते हैं कि चलो आज पेपर है, मैं एक नया पेन लेके जाता हूँ। लेकिन जब आप नया पेन लेके जाते हैं तो वो इट इज नॉट अकस्टम टू राइटिंग बाय योर हैंड। तो इसलिए क्या होता है कि आपका हस्ताक्षर बिगड़ सकता है, वो पेन ठीक से चलेगा नहीं। अगर आपको नया पेन इस्तेमाल करना भी है तो आप 4-5 दिन पहले उसे लेके रखिए। उस पेन से आप कुछ परीक्षा प्रश्न पत्र सॉल्व करके रखिए और फिर उसका इस्तेमाल आप चाहिए तो कर सकते हैं। तो नया पेन आपको इस्तेमाल करना नहीं है, जो आप पहले ही इस्तेमाल करते हुए आए हैं उस पेन का आपको इस्तेमाल करना है। पांचवा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एग्जाम समझो आपका 12 बजे है तो 11 बजे आपका पढ़ाई बंद हो जाना चाहिए। क्या बच्चे, मैंने देखा है कई बार, अंतिम घड़ी तक वो बुक छोड़ते नहीं है, लेकिन उससे होता क्या है कि वो स्ट्रेस उनके अंदर बना रहता है कि मेरा ये अभी तक हुआ नहीं है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन 1 घंटा बंद अगर आप कर देंगे पढ़ाई एग्जाम के पहले तो आपका मन जो है वो फ्रेश रहेगा। इसलिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि परीक्षा जाने से 1 घंटा पहले आपका पढ़ाई जो है वो बंद होना चाहिए। और दूसरा, जब भी आप पढ़ाई करते हैं समझो घर पे पेपर के दौरान, तो अभी आजकल जो है वो गर्मी का सीज़न है, और गर्मी के सीज़न में कई सारे फल आते हैं, जैसे उसमें से है ग्रेप्स है, संतरा है। तो आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो आपको ब्रेक लेने की आवश्यकता पड़ती है, समझो 3-4 घंटे बाद पढ़ाई करने के बाद। तो आप थोड़ा सा प्लेट में थोड़े से ग्रेप्स धो के खा सकते हैं। तो देखिए, जो ब्रेक भी हम लोग लेते हैं वो हमें, जो ब्रेक है वो हमारे उद्देश्य में आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता उसने करना चाहिए। जैसे कभी कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं कुछ मूवी देखता हूँ, कुछ गाना सुनता हूँ, लेकिन वो हमारे उद्देश्य से हमें दूर लेके जा रहा है, केवल मनोरंजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ग्रेप्स खाएंगे, आयुर्वेद के हिसाब से बताया गया है कि भगवान ने इस प्रकार से सृष्टि की है कि जब हमारे शरीर को जो आवश्यकता होती है वह सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें इन फलों से हो सकती है। तो आप अगर ग्रेप खाएंगे आपको वो ब्रेक में, तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा। क्योंकि क्या होता है, गर्मी के सीजन में हमें पसीना आता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो उससे वो हमारा एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है। तो ब्रेक भी इस प्रकार से हमें लेना है जो हमारे उद्देश्य में आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करे। और 7वां प्रमुख मुद्दा है कि एग्जाम में जाने से पहले आपके पास चेकलिस्ट होना चाहिए कि मुझे क्या क्या लेके जाना है। फिर उसमें हॉल टिकट हो गया, पेन हो गया, कंपास बॉक्स हो गया, पैड हो गया, आपका आईडी प्रूफ हो गया, आइडेंटिटी कार्ड हो गया। जो भी चीज़ें आपको है
उसका आपने एक चेकलिस्ट बना के रखना चाहिए और उस चेकलिस्ट में जाने से पहले केवल टिक टिक करके आपको निकलना है। नहीं तो आप हमेशा सोचते रहेंगे कि मैं ये भूल गया, वो भूल गया। मैंने ऐसे विद्यार्थी देखे हुए हैं। तो ये हो गया संपूर्ण परीक्षा काल में किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। और दूसरा मुद्दा है कि जब आप एग्जाम हॉल में अभी बैठे हैं तो उसमें आपको किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। तो सबसे पहले मुद्दा मैं ये बताना चाहूँगा, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, अभी तक क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर कुछ भी आपके हाथ में नहीं आया है, उस समय आप केवल डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग क्या होता है? 4 सांस 1 2 3 4 गिनते हुए आप अंदर लीजिए और 1 से 8 गिनती करते हुए बाहर छोड़िए। 1 से 4 गिनती करते हुए अंदर लेना है, इनहेल, और 1 से 8 गिनती करते हुए धीरे 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 छोड़ना है। ऐसा आप 3-4 बार भी करेंगे तो देखिए आपका माइंड जो है वो पीसफुल हो जाता है, शांत हो जाते हैं और हम एकाग्र हो सकते हैं परीक्षा पत्र लिखने में। और दूसरा है, उसमें आप अपने मन को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि मेरा सब पढ़ाई अभी हो गया है और मैं इस पेपर को अच्छे से लिख के अच्छे नंबर मुझे मिलने वाले हैं। तो ये पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन, सकारात्मक, हम अपने मन को निर्देशित कर सकते हैं। और तीसरा मुद्दा है, जब भी आपको आंसर पेपर मिले, सबसे पहले वो जो इन्फॉर्मेशन है, आपका आईडी नंबर हो गया, आपका हॉल टिकट नंबर हो गया, एग्जाम नंबर हो गया, जो भी है वो ठीक से आपको जो है वो भरना है। उसके बाद आपको प्रश्न पत्र मिलता है। तो जैसे आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले 3 मिनट जो है वो आपको एग्जाम पेपर, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला हुआ है, उसको निहारने के लिए आपको देना है। तो सबसे पहले आपको तय करना है कि कौन सा मैं सबसे पहला प्रश्न जो है वो सॉल्व करने वाला हूं, वो तय कीजिए आप, और उसके बाद आगे आपको बढ़ना है। उसके बाद जो 5वां मुद्दा है सबसे प्रमुख, वो है टाइम मैनेजमेंट। कई बार बच्चे आते हैं और वो कहते हैं कि मेरा पढ़ाई सब कुछ हो गया था लेकिन मुझे एग्जाम में लिखने के लिए समय ही नहीं मिला। तो देखिए, आप 1 साल संपूर्ण प्रिपरेशन किया है लेकिन 1 घंटे में आप अगर उसको 3 घंटे में अगर आप उसको नहीं प्रस्तुत कर पा रहे तो आपकी मेहनत सब बेकार हो सकती है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है पेपर लिखते समय। तो आपको अगर 3 घंटे में 6 प्रश्न लिखने हैं, कल्पना कीजिए, तो उसमें जो है वो हर एक प्रश्न को आपको आधा घंटा मिल सकता है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि हर प्रश्न के लिए मेरे पास आधा घंटा है और आप हर एक प्रश्न सॉल्व होने के बाद घड़ी की ओर देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा घड़ी की ओर देखते रहना है। तो जब आपका एक प्रश्न पूरा सॉल्व हो गया तो आप घड़ी की ओर देख सकते हैं, कितने हो गए, 30 मिनट, 35 मिनट, तो थोड़ा 2-5 मिनट जो है वो आगे पीछे चल सकता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। 6ठा मुद्दा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द फाइनल इंप्रेशन, ऐसा कहा जाता है। तो जो पहला प्रश्न आपने चयन किया है, सबसे पहले कौन सा आपने चयन किया है, जो आपको सबसे अच्छा लिखने के लिए आता है, वो प्रश्न आपको चयन करना है और उसमें सबसे अच्छा हस्ताक्षर आपको लिखना है। आपका हर एक व्यक्ति का हस्ताक्षर एक ही होता है लेकिन उसके 3 प्रकार के स्तर होते हैं। एक हस्ताक्षर जो हम लोग बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक लिखते हैं वो है अच्छा हस्ताक्षर। दूसरा है हमारा मध्यम हस्ताक्षर जो कि हम लोग हमेशा लिखते आते हैं। और तीसरा है एक निचला हस्ताक्षर जो है हम लोग जो है वो बहुत घाई घाई में लिखते हैं, घाई गड़बड़ी में लिखते हैं, तो वो है हमारा निचला स्तर का हस्ताक्षर। तो आपको केवल याद रखना है कि जब आप पहला प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो जो आपका पेपर चेकर होने वाला है उसके सामने जो आपका पहला इंप्रेशन बनने वाला है कि ये विद्यार्थी का हस्ताक्षर सुंदर है, अच्छा है, उसको चेक करने में कठिनाई नहीं होगी और उससे आप उसके हाथ ढीले कर रहे हैं आगे जाके अच्छे मार्क्स देने के लिए। तो इसलिए जो पहला प्रश्न है, अगर समझो आपको हर एक प्रश्न के लिए 30 मिनट है तो पहले प्रश्न के लिए आप 35 मिनट भी दे सकते हैं। तो इसको कॉन्शियस राइटिंग। तो आपको आपके हस्ताक्षर के बारे में ध्यान रखना है पहले प्रश्न के लिए केवल। लेकिन जो अगले वाले सब प्रश्न जो है वो मध्यम कैटेगरी, जो मैंने बताया था, आप हमेशा जिस प्रकार से लिखते हैं उस कैटेगरी में लिखना है ताकि आपका समय भी बचा रहे। लेकिन केवल ये याद रखना है कि निचला स्तर कभी आना नहीं चाहिए आपके इस पेपर राइटिंग में। और एक लास्ट इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा, जब भी आप कुछ सवाल लिखते हैं और आपको लगा कि ये गलत है, मुझे थोड़ा दूसरा इसका लिखना चाहिए, तो उसे आप बहुत ज़्यादा स्क्रैच मत कीजिए और जो है वो उसके ऊपर ओवरराइट भी नहीं करना है। समझो आपका आंसर है 5 और आपको बाद में कैलकुलेशन करने के बाद आपको समझता है कि आंसर है 6, तो वो जो 5 लिखा है उसको आप 6 मत कीजिए। तो जो 5 है उसको स्ट्राइक थ्रू, इसे कहते हैं कि डोंट ओवरराइट, उसे स्ट्राइक थ्रू एक लाइन खींच लीजिए उसके ऊपर और उसके बगल में 6 कर दीजिए और उसको एक बॉक्स कर दीजिए। तो जब भी ऐसे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करते हैं तो एंड में जो फाइनल न्यूमेरिकल आता है उसमें आपको उसको स्क्वायर बॉक्स लिखना है।
तो आंसर शीट में आपको क्वेश्चंस लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। क्वेश्चन नंबर 3 उसका ए है, तो उसका गिवन डेटा लिखना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त गिवन आपको जो जो दिया गया है उसमें फिर सॉल्यूशन लिखना है, और अंतिम में जो आप आंसर लिखते हैं उसको एक स्क्वायर बॉक्स आपको बनाना है। और पेपर के लिए अलग अलग पेन्स यूज करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक पेन एक इंक आप लिख सकते हैं, और केवल हाईलाइट जो भी चीजें आपको करना है उन जवाब में आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर जो अंतिम न्यूमेरिकल अगर है उसमें आंसर है तो आप उसको जो है वो केवल एक बॉक्स कर सकते हैं। इस प्रकार से इन सभी इंस्ट्रक्शंस को अगर आप आपके जीवन में इस 10वीं और 12वीं के एग्जाम में इसको याद रखेंगे, इसके ऊपर अमल करेंगे, तो आपको मैं कहता हूं कि बहुत ही अधिक जो है वो लाभ हो सकता है। तो सभी 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को अपने इस आने वाली परीक्षा में हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।